हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन वाले में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम इसमें जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। एक टॉपिक है आपको छंदो ज्ञान, यानी छंद से संबंधित आपका एक टॉपिक है। इससे संबंधित आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। पूरी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। बहुत ही शॉर्ट तरीका से एकदम आपको बहुत ही एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिसमें आप फटाफट किसी भी लाइन में, किसी भी पंक्ति के अंदर, किसी भी श्लोक के अंदर आप फटाफट आप छंद की पहचान कर सकोगे। तो वो तरीका आप जानना चाहते हैं बिल्कुल, तो इसमें हम आपको वो तरीका भी बताएंगे, कौन कौन से छंद हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं वो बताएंगे। और इसमें आपको हम अभ्यास प्रश्न भी बताएंगे। अभ्यास प्रश्न जो भी आपके बन सकते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों। इस पे हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं संस्कृत, साइकोलॉजी और हिंदी से जुड़ा हुआ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छंदो ज्ञान हमारा टॉपिक है छंद का। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगी वो हम यहाँ पर साझा करेंगे। इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है वो सारी चीज़ बताई जाएगी। तो देखिए, छंदो ज्ञान जो है, यानी सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो छंद शास्त्र है उसके लिए कुछ प्राचीन नाम प्राप्त होते हैं। कुछ प्राचीन नाम है छंद शास्त्र के लिए, वो कौन से हैं उनको आपको याद रख लेना है। सबसे पहला है छंदो विचिति, यानी छंदो विचिति एक नाम है छंद शास्त्र के लिए। दूसरा नाम है इसमें आपका छंदो विवृति ही, यानी छंदो विवृति छंद शास्त्र के लिए नाम आता है और छंदो विचिति नाम भी छंद शास्त्र के लिए प्राप्त होता है। इसके बाद में तीसरा नाम याद रखना है छंदो अनुशासनम, यानी छंदो अनुशासन नाम भी आपको याद रखना है छंद शास्त्र के लिए, ये भी नाम प्रयुक्त होता है। इसके अलावा छंदो नाम, ठीक है, छंदो नाम, ये नाम भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये चार नाम याद रखने हैं कुल मिलाकर के छंद शास्त्र के लिए। छंदो विचिति ही, छंदो विवृति ही, छंदो अनुशासनम, छंदो नाम। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, नाम याद रखने हैं छंद शास्त्र के लिए, ये नाम प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद में हम देखिए आगे देखते हैं आगे इसमें क्या खास है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर, छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के प्रणेता याद रखना है आचार्य पिंगल। तो आचार्य पिंगल ऋषि जो हैं वो छंद शास्त्र के प्रणेता कहलाते हैं। इन्हीं में से आपके प्रश्न बन जाते हैं। अभी हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर अभ्यास प्रश्न भी आपको मिलते रहेंगे इसके अंदर। तो देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि को आपको याद रखना है। अब इसके बाद में छंद से जुड़ी हुई जो भी इसमें विशेष बातें हैं उनको सीखेंगे। उसके बाद में हम एक एक छंद को बताएंगे, कैसे पहचान करते हैं और क्या विशेष रहता है। देखिए, एक इसमें आता है पाद, ठीक है। तो पाद क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। पाद का मतलब है, संस्कृत में यदि आप देखें तो गेय पादश्च चतुर्थांशः, मतलब ये हुआ कि छंद का चतुर्थ भाग पाद होता है। जैसे मान लो कि कोई भी एक श्लोक है, ठीक है, जैसे श्लोक षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो, ये श्लोक है। तो इसमें पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ठीक है। ये चार पाद होते हैं, यानी कि चार चरण होते हैं। मतलब एक श्लोक के अंदर जैसे चार लाइनें हैं, तो इस चारों लाइनों के अंदर जो एक एक लाइन है, इस एक एक लाइन को हम चरण या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक लाइन को चरण या पाद कहते हैं। क्लियर है बात? तो पाद जो है वो हम क्या किसे कहेंगे? छंद का चतुर्थ भाग जो होगा, यानी कि चतुर्थ भाग है, चतुर्थांशः, उसको हम पाद कहते हैं। जैसे कि इसमें एक पाद हो गया पूरा, दूसरा पाद है, तीसरा पाद है, चौथा पाद है, इनको हम चरण भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, पाद का मतलब चरण होता है। या फिर आप ऐसे समझ लो, देशी भाषा में इसको हम लाइन कहते हैं या पंक्ति कहते हैं। एक लाइन हो गई, एक पंक्ति हो गई। आगे इसमें है मात्रा। अब मात्रा क्या होती है? मात्रा के लिए आपको याद रखना है, वर्णानाम उच्चारण कालो मात्रा इत्युच्यते है, यानी वर्णों का जो उच्चारण काल होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। आपको पता है, एक मात्रा ह्रस्व दीर्घ होती, एक मात्रा ह्रस्व वाली होती है, एक मात्रा दीर्घ वाली होती है, एक मात्रा प्लुत वाली होती है। तो ये मात्रा में जो अंतर होता है वो आपका वर्ण उच्चारण के समय के आधार पर होता है। इसीलिए लिखा है वर्णानाम उच्चारण कालो, यानी वर्णानाम उच्चारण कालो मात्रा इति उच्यते। वर्णों का जो उच्चारण काल है वही मात्रा है, उसी को मात्रा के नाम से जाना जाता है। अब जो मात्रा हैं आपकी, ये तीन प्रकार की हैं दोस्तों। ये मात्रा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ सुथरा।
सा मात्रा त्रिधा, एक तो ह्रस्व मात्रा होती है, दीर्घ मात्रा होती है, प्लुत मात्रा होती है। एक मात्रिक को हम ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रिक वाला जो होता है उसको प्लुत कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है, ह्रस्व जो होता है एक मात्रिक है, दीर्घ जो होता है वो द्विमात्रिक होता है और प्लुत जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। यहाँ तक आपको समझ लेना है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात है जो कि आसानी से आपके समझ में आती है। लघु क्या है? अब देखिए यहाँ आपको समझना है लघु और गुरु या लघु और दीर्घ क्या होते हैं। तो लघु का मतलब होता है ह्रस्व संज्ञक जो स्वर होते हैं वो आपके लघु संज्ञक कहलाते हैं। अब ह्रस्व संज्ञा किन स्वरों की होती है तो ये हम देख पा रहे हैं अ, ई, उ, री, री। देखिए अ, ई, उ, री, री इनकी ह्रस्व संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? ह्रस्व संज्ञा, इसलिए इनको हम लघु कहते हैं। और दीर्घ संज्ञा वाले जो होते हैं उनको हम दीर्घ कहते हैं या गुरु कहते हैं। तो दीर्घ संज्ञक में जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ ये आपके दीर्घ में आ जाते हैं। ऐसे करके आप ये समझ चुके हैं कि भाई दीर्घ कौन है, लघु कौन है। ये आप समझ जाएंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे भाई, जैसे कि इसमें एक बात और आपको बता देते हैं, एकदम सिंपल तरीका से बताते हैं। जैसे बच्चों जब हम इसमें गण चिन्ह लगाते हैं, मान लो कि कोई भी छंद है उसमें जब हम गण चिन्ह लगाएंगे तो वहाँ पर एक सिस्टम रहता है। जो वर्ण आपका लघु होता है, क्या होता है? लघु, उसके लिए इस तरह का चिन्ह होता है। इसको अंग्रेजी का आई ऐसा हम कह सकते हैं। और जो दीर्घ हमें दिखता है उसके लिए हम जो चिन्ह लगाएंगे वो ऐसा चिन्ह लगता है अंग्रेजी के एस की तरह। ये जो दो चिन्ह हमने आपको बताए हैं आई और एस की तरह दिखने वाले, ये आपको अच्छे से समझने हैं। यानी कि लघु जो होगा, कोई भी मात्रा लघु है और लघु आपको दिख रही है तो वहाँ पर आई का चिन्ह ऐसा लगा देंगे और जो दीर्घ है वहाँ पर आप एस का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन दीर्घ के लिए कुछ शर्तें हैं, वो अलग विशेष परिस्थितियों में भी दीर्घ हो जाता है। अब वो हम समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर आपका दीर्घ हो सकता है, जहां पर आपका दीर्घ होगा। चलिए वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक अच्छे से समझाया है। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है गुरु। गुरु का मतलब दीर्घ है। दीर्घ किन किन परिस्थितियों में हो सकता है उसको हम यहाँ पर समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ देखो बताया है आपको कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो होता है वो दीर्घ होता है, यानी कि गुरु हो जाता है। कौन सा वर्ण? अनुस्वार युक्त वर्ण। अब जैसे रामम लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ऐसे लिखा हुआ है रामम। अब यहाँ पर आप देखेंगे अनुस्वार से युक्त जो वर्ण है वो आपका हो जाएगा क्या? दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे रामम, तो मम जो दिख रहा है लास्ट में, ये म जो है वो अनुस्वार से युक्त है, तो यहाँ जो मैं है ये आपका दीर्घ हो जाएगा। इसको हम दीर्घ कहेंगे। क्यों? अनुस्वार से युक्त होने के कारण दीर्घ कहलाएगा। एक तो ये नियम याद रखना है। ठीक है, सबको याद रहेगा। दूसरा नियम याद रखना है, यहाँ पर देखिए दीर्घ मात्रा युक्त वर्ण। दीर्घ मात्रा से जो युक्त वर्ण हैं वो आपके दीर्घ हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे हमने लिख दिया रमा, तो हमने लिख दिया जैसे रमा, तो रमा लिख दिया, तो यहाँ पर लास्ट में जो माँ है ये दीर्घ मात्रा वाला वर्ण है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। सीधा सा सिंपल है। इसके बाद में आगे एक नियम है, विसर्ग युक्त वर्ण जो होता है वो भी दीर्घ हो जाता है या गुरु हो जाता है। जैसे राम है, तो राम है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ मैं है जो लिखा हुआ है ये भी आपका विसर्ग के कारण गुरु कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक नियम और है यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। संयोग पूर्व वर्ण आपका दीर्घ होता है। जो संयोग पूर्व वर्ण होता है वो दीर्घ कहलाता है। संयोग पूर्ण वर्ण आप समझ ही गए होंगे, संयोग से पहले का वर्ण, यानी कि कोई भी ऐसे व्यंजन जो संयुक्त हो रहे हैं उससे पहले वाला जो वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में विद्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है? विद्या लिखा हुआ है। आपको भले हम अच्छे से स्पष्ट करके बता देते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है विद्या। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, हमने कहा कि भाई संयुक्त वर्ण कौन सा है? संयुक्त वर्ण ये रहा, विद्या। अब यहाँ हमने आपको बताया कि संयुक्त वर्ण से जो पहले का वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाला वर्ण कौन सा है? ये पहले वाला है वी। तो यहाँ जो वी दिख रहा है ये आपका दीर्घ हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से ये दीर्घ हो जाता
है, यही बात इसमें हम समझा रहे हैं। एक इसमें और नियम रहता है, आवश्यकता के अनुसार पद के अंत में यदि हमें आवश्यकता होती है तो वहाँ भी हम गुरु मान लेते हैं, दीर्घ मान लेते हैं। ये भी नियम यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ऐसे करके ये नियम हो जाते हैं कि कौन कौन सी स्थिति में आपका जो वर्ण है वो गुरु हो जाता है। चलिए, ये आप जान चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करेंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट पूरा हो जाएगा। गारंटी है कि इसमें से आपके बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। 11वीं और 12वीं की जो आपकी राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं उन्हीं के आधार पर ये आपका कंप्लीट मैटर है, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं गण क्या होते हैं और गण सूत्र क्या है, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर गण किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हम बता रहे हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यानी कि कोई भी 3 वर्ण, जो 3 वर्णों का समूह होगा उस समूह का नाम गण होता है। ये छंद की भाषा में हम बात कर रहे हैं, छंद शास्त्र के अनुसार हम ये सब आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी 3 नाम है, जैसे कि गे, गे, ने, गेगन, तो यहाँ पर 3 वर्ण हो जाते हैं। तो 3 वर्ण होते ही एक गण आपका बन के तैयार हो जाता है, ये आपका एक गण बन जाता है। ऐसे ही कोई भी आपका किसी प्रकार का नाम है वो एक गण कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब आप देख लीजिए नीचे, तो अब एक गण कहलाएगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि छंद शास्त्र के अंदर 8 गण प्रयुक्त होते हैं। यदि प्रश्न आ जाता है छंद शास्त्र में कितने गण प्रयुक्त होते हैं, 8 उत्तर देना है। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको गण उत्तर देना है। अब इसमें गण सूत्र है जो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। ये सूत्र याद रख लेना है, ये माता राजभान सलगा। इसी सूत्र के आधार पर हम सारे गण अपने आप सीख जाएंगे, कैसे इनको काम में लेते हैं वो भी पता लग जाएगा, किस प्रकार से इनका स्वरूप होगा वो भी हम इसमें से सीख जाते हैं। चलिए एक बार हम इनको क्लियर करके बता देते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं गण चक्रम, यानी कि जो गण हमने सूत्र बताया था उसी के आधार पर हमने आपको क्या करना है, जो सूत्र हमने बताया ये माता राजभान सलगा, इसमें क्या करना है, 3-3 के जोड़े बना लो आप, ठीक है। जैसे आपने पहला जोड़ा बनाया ये माता, अब ये माता का जोड़ा एक बन गया। अब आपको दूसरा जोड़ा माता से बनाना है, यानी माँ से बनाना है, तो दूसरा जोड़ा बनेगा माता रा, ठीक है। अब तीसरा जोड़ा ता से बनेगा ताराजय, ऐसे। तो ऐसे करके आप सारे जोड़ा बना लीजिए। ऐसे करके आपको 8 बनाने हैं, यानी कि 8 ही गण होते हैं। तो इस गण सूत्र की सहायता से आप 8 बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपको हमने डिटेल में बताया भी है। जैसे कि हम ऐसे लिख लेंगे, तो ये माता लिख लिया, मातारा लिख लिया, ताराज हो गया, राज भा लिख लेंगे, जय भान, भानस, नसल और सलगा। ऐसे करके ये आपने लिखे हैं, ये 8 आपके गण हो जाते हैं। अब देखिए, इनका जो पहला वर्ण है वही इस गण का नाम हो जाएगा। जैसे ये है पहले नंबर पे, ये माता में पहले नंबर पे कौन आ रहा है, ये, तो इसका नाम हो जाएगा ये गण। मातारा में आ रहा है मैं, तो मगण हो जाएगा। ताराज में ते आ रहा है, तगण हो जाएगा। राजभा में रे आ रहा है, तो रगण हो जाएगा। जभान में जे आ रहा है, तो ये आपका जगण हो जाएगा। भानस में भे आ रहा है, तो ये भगण हो जाएगा। नसल में ने आ रहा है, तो आपका नगण हो जाएगा। सलभा में से आ रहा है, तो ये आपका सगण हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि भाई चिन्ह लगाने हैं, तो चिन्ह के लिए हमने आपको बताया कि जो लघु होगा उसके लिए आई का चिन्ह बनाएंगे, जो दीर्घ होगा उसके लिए एस का चिन्ह बनाएंगे। तो ये माता में देखिए, ये जो है वो आपका लघु है, तो आई का चिन्ह ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में माँ दीर्घ है तो ऐसे बन जाएगा, ता दीर्घ है तो ऐसे बन जाएगा। तो जो ये गण बनेगा वो बनेगा ISS, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे बना रखे हैं, जैसे कि ये माता ISS, ऐसे ही माँ तारा, तीनों ही बड़े हैं तो ये SSS। अब ताराजय, तो ता बड़ा, फिर रा बड़ा और जय छोटा, तो SSI हो गया। ऐसे ही राजभा, तो रा दीर्घ है तो S, जय छोटा है तो I, फिर आपका भा बड़ा है तो SIS। ऐसे ही जभान में आपका ISI, क्योंकि जय छोटा है, भा बड़ा है और न छोटा है। ऐसे ही भानस में आपका SII, और नशल में आपको तीनों ही छोटे हैं तो SSI। सलगा में आपका IIS। ऐसे आप ये बना सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि इनकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको थोड़ा सा याद रख लेना, अच्छे से समझ लेना।
अब इसके बाद में एक शब्द आता है यति शब्द। तो यति को हम इसमें देखो कुछ शब्द हैं पर्याय के रूप में, विच्छेदः, विरामः, विरति इत्यादयः यति पर्यायः, ये यति के पर्यायवाची हैं। यति का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकना, यानी जब हम किसी छंद को बोलते हैं तो उसमें बीच में कुछ सेकंड जैसे कि एक ठहराव सा रहता है, यति होती है, वही आपकी यति या ठहराव या जिसको हम विच्छेद या विराम या विरति कह देते हैं। जैसे हम एक श्लोक आपको बोलकर बताते हैं, उसमें कुछ सेकंड का जो विराम रहता है उसी का नाम यति होता है। जैसे हमने कहा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अब यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड का जो विराम लिया था, यही यति है। अयम निजः परो वेति, यहाँ यति हुई, गणना लघु चेतसाम, ऐसे समझ गए यति। इस प्रकार से यति होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें आपको बताया है कि छंदों की पहचान कैसे करनी है। इसमें हमने सारे के सारे छंद जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 11वीं 12वीं में चलते हैं उनमें से आपको यहाँ पर हमने ये आपको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो भी प्रश्न आपका छंद से आएगा वो इन्हीं में से आ जाएगा। इससे बाहर कुछ भी छंद का टॉपिक में से आपके मैटर नहीं आ सकता है। ठीक है, पूरी 99 संभावना आपकी यह है। तो इसको अच्छे से समझ लो, सुन लो, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए इसमें हमने आपको शॉर्ट में भी लिखा है, जैसे कि छंद का नाम, उसके बाद में कितने वर्ण हैं उसमें और कौन कौन से गण उसमें बनते हैं। इसी से छंद की पहचान हो जाती है और कहीं कुछ देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम जानते हैं इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा आपको पता है 11 वर्ण होते हैं और एक है शालिनी। शालिनी में भी 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वर्णों का मामला। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाता है इंद्रवज्रा छंदसी कति वर्णा भवन्ति, इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको उत्तर देना है 11 वर्ण। ठीक है, अब इसमें गण कौन कौन से होते हैं देखिए, एक नंबर पे लिख रहा है तगण, यानी कि 2 तगण और 1 जगण, यानी कि इसके अंदर 3 गण बनेंगे। 2 तो आपके तगण मिलेंगे स्टार्टिंग में और 1 जगण मिलेगा, ऐसे करके 3 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको शालिनी में देखेंगे तो इसमें भी 11 वर्ण होते हैं और इसमें आपका मैगण, तगण, तगण, ऐसे आपके इसमें गण बनते हैं। ऐसे आपका भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, यानी इसमें 12 वर्ण होते हैं, वर्ण याद रखना एक तो, और इसके अंदर गण बनेंगे लगातार 4 गण बनेंगे। ये गण इसमें 4 बनेंगे लगातार। इसके बाद में द्रुत विलंबित है, द्रुत विलंबितम माँ नव भरो, तो इसमें आपके 12 वर्ण होते हैं। इसमें आपका नव भर, तो नैगण, भगण, भगण और रगण, ऐसे नव भर, ऐसा इसमें आता है नव भर। वसंत तिलका में आपके 14 वर्ण होते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जग उगे, तो तय, भय, जय, जय और ग, मत तगण, भगण, जगण, जगण, ये आपको शॉर्ट में याद रखने हैं। ऐसे आपको हरिणी के याद रखने हैं। 17 वर्ण होते हैं हरिणी में, तो यहाँ याद रखने न स म र स। ठीक है, न स म र स। ऐसे आपका शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं, तो याद रख लेना है शिखरणी में यमन सब लाग, यमन सब है, बस ये गण बनेंगे, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण। ऐसे आपका मंदाक्रांता है, तो मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, ऐसे आपके बन जाते हैं। इसके बाद में एक शार्दूल विक्रीड़तम है, 19 वर्ण होते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण। लास्ट है श्रगधरा, इसके अंदर 21 वर्ण होते हैं और इसमें आपके मैगण, रेगण, भगण, नगण, यगण, 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 3 आपके यगण इसमें मिल जाते हैं। ऐसे करके आप शॉर्ट में इनकी पहचान कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें आपके छंद होगा, या फिर कोई आपको वर्णों के हिसाब से पूछ सकते हैं 12 वर्ण वाला छंद निम्न में से कौन सा है, 11 वर्ण वाला कौन सा है, या फिर इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं, या कहाँ पर यति होती है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए हमारे प्रश्न। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से बन सकते हैं। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसमें आ चुके हैं। ये 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, जैसे नाम, पता, जिले का नाम ऐसे था इसमें, तो वो उनको हमने इसमें हाइड कर दिया है क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर का जो सवाल है हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अभ्यास प्रश्न आपको बता रहे हैं, अभ्यास करते हैं आपके छंद के टॉपिक की। इसमें सारे प्रश्न इसमें शामिल कर दिए गए हैं, आपकी कहीं दिक्कत नहीं होगी। छंद शास्त्र से प्रणेता अस्ति, यानी छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, किसे माना जाता है, आप इसमें ऑप्शन में देख करके बताइए। लगध मुनि को, पिंगल मुनि को,
शायनाचार्य पाणिनि जी को। फटाफट बताइए, आपका आंसर टाइप करके हमें बताइए कौन सा आंसर होगा। अपने मन में आंसर सोच लीजिए और फिर आकलन करिए लास्ट तक कि आपने कितने आंसर जो सोचे थे वो सही थे। ऐसे आपको पता लग जाएगा कितना आपका स्कोर इसमें हो रहा है। तो इसमें बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट, पिंगल मुनि। क्या होगा? पिंगल मुनि इसका राइट आंसर है। जो पिंगल मुनि हैं वो छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, छंद शास्त्र के प्रणेता का नाम पिंगल मुनि है। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। आगे इसमें हम देखते हैं अगला जो सवाल है हमारा, वो भी काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए सवाल पढ़ते हैं। छंद शास्त्र से नाम न वर्तते, छंद शास्त्र का नाम नहीं है, यानी इसमें कुछ उपनाम दिए गए हैं। तो हमें ये छांटना है कि इसमें से कौन सा नाम छंद शास्त्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। छंद शास्त्र के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं होता है ये हमें बताना है, या इनका अपर नाम कह सकते हैं या उपनाम हम कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं ऐसे हम देखते हैं। सबसे पहले लिख रहा है छंदो विचिति, छंदो विवृति, छंदो अनुशासनम और एक लिख रहा है छंदाचरणम। तो यही आपका गलत हो रहा है। ये छंदाचरणम जो है ये कोई भी आपका छंद का नाम नहीं है, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, ये गलत है, ऐसे ही लिख दिया गया है। तो इसमें आपके हमें यही छांटना था कि छंद शास्त्र का नाम कौन सा नहीं है। तो ये जो बच गए आपके तीन, ये छंद शास्त्र के नाम हैं, यानी छंदो विचिति, छंदो विवृति और छंदो अनुशासन छंद शास्त्र के नाम हैं। ये आपको इसमें समझना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए, संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण भवति। संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण होता है। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्रसिद्ध उदाहरण है विद्या। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वर्ण आपका ये है, दे और ये। हम इसमें प्रश्न में कह रहे हैं कि संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण, तो ये संयुक्त वर्ण है, इससे पूर्ववर्ती वर्ण ये है वी। संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती जो वर्ण है वो क्या हो जाता है? तो बताइए क्या हो जाता है बच्चों, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमने अभी आपको कुछ पहले नियम आपको समझाए थे कि दीर्घ कहाँ कहाँ पर हो जाता है। तो इसमें हमने बताया कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, इसी नियम के तहत आपका दीर्घ हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण क्या होता है? लघु होता है क्या? नहीं। गुरु होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु। क्या होता है? गुरु होता है। और तो यादृच्छिक और नियमानास्ति ये आपके गलत हो जाते हैं, अपने आप ही गलत हो जाते हैं, लघु होता नहीं है। तो ऐसे करके ये उत्तर हो जाता है इसका। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है एकदम, एक बार देखने से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। तगणस्य स्वरूपम अस्ति। जो तैगण होता है हमारा, इसका क्या स्वरूप होता है? यानी कि ISI जो हम चिन्ह लगाते हैं इसके हिसाब से इसका क्या स्वरूप होता है वो बताना है। जैसे हम देखते हैं तारा, तगण आपके सामने आ गया तो आप गण सूत्र में याद रखो ता रा जय, ऐसा इसमें बनता है तीन वर्णों का समूह। ये माता राजभान सलगा। तो ये माता, तो ये माता में आप ता से स्टार्ट कर लो, तगण बनाना इसलिए। तो ताराजय, ये माता राजभान। हमें तो ताराज चाहिए क्योंकि तीन वर्ण होते ही आपका एक गण तैयार हो जाता है। तो एक गण हमारा बन चुका है। अब इसमें चिन्ह लगा के देख लो, ता है तो एस है, रा है तो एस है और ये आई है। अब देख लो आप इसमें डबल एस आई बन गया। अब प्रश्न पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। तगणस्य स्वरूपम अस्ति, यानी तैगण का स्वरूप होता है। तैगण जो होता है उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है? तो देखिए आदि लघु, क्या आदि में लघु होता है? बताइए, तगण का स्वरूप आदि में लघु होता है क्या? मध्य में गुरु होता है क्या? अंत में गुरु होता है क्या? अंत में लघु होता है क्या? बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत में लघु। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं लास्ट में क्या दे रखा है, ये देखो, ये क्या दे रखा है, लघु दे रखा है, तो लास्ट में लघु हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस प्रकार आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, बस एक हमने ऑप्शन में इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो एक से समझ जाइए आप, बहुत सारे सवाल ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। छंदो अनुशासनम कस्य रचना अस्ति। जो हमारी छंद शास्त्र के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है छंदो अनुशासन। क्या नाम है? छंदो अनुशासन। बताइए किसकी रचना है छंदो अनुशासन?
तो एकदम करेक्ट है। इसमें तो फैक्ट है जो याद रखना है, ये जय कीर्ति की रचना है। किसकी है? जय कीर्ति ने लिखी है, जय कीर्ति की रचना है। और इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। जय चंद्र है, हेमचंद्र है, कृष्ण भट्ट है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय कीर्ति। तो याद रख लेना है, छंदोनुशासन जो रचना है वो किसकी है? तो राइट आंसर होगा जय कीर्ति की है। तो इस प्रकार ये हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, फटाफट सोच लीजिए आंसर क्या होगा। छंद शास्त्रे कति गणा भवन्ति, तो छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं? राइट आंसर 8 है। ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, 8 गण होते हैं। हमने आपको सूत्र बताया था, उसी में ये सब चीज़ आ जाती है। ये माता राज भान सलगा, इस सूत्र में आपको ये चीज़ हमने स्पष्ट कर दी थी, पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत ही सुंदर सा सवाल है। देखिए लिखा है जय गणस्य स्वरूपम किम, यानी कि जो जय गण होता है हमारा, उसका क्या स्वरूप होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप गण सूत्र में देखिए जय गण कहाँ बनता है। तो बनता है ये माता राज भान, यानी जय भान ऐसा बनता है। उसमें तीन शब्दों का ये एक जोड़ा, तो ये आपका गण बन जाता है। इसमें चिन्ह लगा लीजिए आप ISI। तो देखिए ISI ऐसा चिन्ह लग रहा है इसमें। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए इस तरह का कोई चिन्ह है का, वही राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ये मिल गया, बिल्कुल करेक्ट है, मिल चुका है आपका। दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। पहले नंबर का बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नगण से संबंधित है। ये ट्रिपल आई जो दिख रहे हैं ये तो नगण में बनता है, और ये SII जो बनता है ये इसमें आपका जगण में बनता ही नहीं है। और ये भी आपका ट्रिपल S है, ये भी नहीं बनता है। तो कुल मिला के ISI बनता है, क्योंकि हमने तो यहाँ चिन्ह लगा के देख लिए, इसलिए बाकी ऑप्शन को देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले हम सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। देखिए सवाल ऐसे है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रिपल S लिखा हुआ है, कस्य गणस्य स्वरूपम अस्ति। जो ट्रिपल S आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ये बताना है कि ये कौन सा गण है। तो ट्रिपल S आपको पता है कि मगण में बनता है। किसमें? मेगण के अंदर बनता है। ऑप्शन में जहाँ भी मगण लिख रहा है उत्तर लगा दीजिए फटाफट। ये लहा, ये आपका पहले नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर एकदम। ठीक है, ट्रिपल S याद रख लो, मगण में बनता है। यानी कि अब कैसे बनता है ये भी लगा के देख लेते हैं। मा तारा, ऐसे इसमें 3 वर्णों का समूह बनता है मा तारा। अब देख लीजिए, माँ हो गया S, ता हो गया S, रा हो गया S, बन गया ट्रिपल S। ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे नहीं बता रहे, इसमें चिन्ह लगा के देख लीजिए आप फटाफट, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा ये ऐसा बना क्यों, इसलिए बना ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर करोति पदे कह गणा अस्ति, यानी एक पद है हमारे सामने करोति। इसमें आपको बताना है कि करोति पद में कौन सा गण है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों बताइए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनमें चिन्ह लगाने हैं। आप फटाफट चिन्ह लगा लीजिए। तो देखो क है तो क में आई हो जाएगा, रो है तो आपको पता है ओ की मात्रा है तो दीर्घ में होती है, ओ की मात्रा दीर्घ होती है तो एस का चिन्ह आएगा। ती में छोटी मात्रा है तो ऐसे बन जाएगा। तो ISI ऐसा चिन्ह बना, ISI चिन्ह बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, ISI। तो बता दीजिए इसमें कौन सा गण बनेगा। ISI तो आपको पता है जगण में बनता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जगण आपका। ठीक है, नगण में होता नहीं है, सगण में होता नहीं है और तगण में होता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगण हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। अनुष्टुप छंदसी कति वर्णा भवन्ति, अनुष्टुप जो छंद होता है हमारा उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं। तो आपको पता है अनुष्टुप जो होता है हमारा उसमें एक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक चरण में 8 होते हैं, तो टोटल चरण आपके 4 होते हैं। तो 8 चौका 32 वर्ण टोटल हो जाते हैं सभी चरणों में मिला करके। अब इसमें या तो ऑप्शन में आपके 8 मिलेगा या 8 नहीं मिला तो आपको 32 मिलेगा। जो भी मिलता है राइट आंसर है, लगा देना बिना मतलब ज़्यादा सोचे। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 30, गलत है। 16 ऑप्शन है, गलत है। 32 ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम सही है। तो 32 पे आपको राइट लगाना है, 32 वाला ऑप्शन सही है। 24 है जो कि वैसे गलत है, 24 होते ही नहीं है वर्ण। जैसे कि हमने ऐसे बताया अनुष्टुप का, श्लोक षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो, ये आपका है अनुष्टुप।
अब देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें देखते हैं इसमें आपके लिए क्या है। देखो, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि लक्षणम कस्य छंदसः अस्ति। ये आपका एक लक्षण है किसी छंद का जो कि अधूरा हमने इसमें छोड़ रखा है, इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि ये कौन से छंद का लक्षण है। चलिए बताइए फटाफट। क्या ये अनुष्टुप का है, क्या ये वियोगनी का है, क्या ये पथ्यावक्त्र का है, क्या ये आर्या का है, बताइए किसका है ये। तो अनुष्टुप का तो है नहीं। अनुष्टुप में आपको याद होगा तो अनुष्टुप के अंदर ये लाइन आती नहीं है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि। आपको पता है कि इसमें मात्राओं की बात की जा रही है और मात्राओं की बात होती है, वहाँ पर मात्रिक छंद होता है। ये आपके जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें सिर्फ एक ही ऐसा छंद है जो मात्रिक है, बाकी सारे के सारे वर्णिक हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अनुष्टुप छंद मात्रिक नहीं है, वर्णिक है। वियोगनी वर्णिक है, पथ्यावक्त्र वर्णिक है। तो आपका बचा हुआ आर्या है, यही आपका क्या है, मात्रिक है। तो आर्या के लिए ही है ये पंक्ति, तो आर्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, ऐसे इसका लक्षण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फटाफट आप देखते जाइए, इसमें आपको सारे अच्छे अच्छे सवाल इसमें हम लेकर आए हैं। चैनल पे जुड़ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस पे हम लेकर आएंगे। अब लगातार आपको इसमें ये टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, आपको कंप्लीट टेस्ट जो भी टॉपिक्स रहेंगे टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलता रहेगा। अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है स्यादिंद्र वज्रा। आगे आपको बताना है क्या आएगा, खाली स्थान दे रखा है तो आपको बताना है स्यादिंद्र वज्रा का लक्षण याद है कि नहीं। तो देखिए, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग, आएगा जगौ गह, जगौ गह। स्यादिंद्र वज्र यदि तौ जगौ गह, तो जगौ गह जिस ऑप्शन में आ रहा है राइट आंसर वही हो जाएगा। तो बताइए जगौ गह कहाँ पर आ रहा है। पहले ऑप्शन में नगौ गह आ रहा है, गलत है। जगौ गह आ गया, करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर पे लिख रहा है जगौ गह, बिल्कुल सही है। मगौ गलत है, रगौ गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा जगौ गह। हो गया। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसमें एक आइडिया मिलेगा आपको कि भाई कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हमने इसमें कोशिश की है कि अच्छे अच्छे सवाल आपको बनाए और बनाए भी हैं, इसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये हम आशा और उम्मीद करते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोक ही लक्षण छंदसः नाम किम। यानी जो लक्षण है आपका, इसमें ये किस छंद का लक्षण है, ऐसे आपको बताना है। मातौ गौ चेत शालिनी वेदलोक ही, तो आपको इसमें शालिनी की ध्वनि आ रही है, मतलब शालिनी का ये लक्षण है। आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है, बोलने पे ही पता लग रहा होगा। मातौ गौ चेत शालिनी वेदलोकई, लक्षण में छंदसः नाम किम, इस लक्षण के अंदर आपको छंद का नाम बताना है। तो बताइए, शालिनी का नाम आ गया तो करेक्ट आंसर शालिनी लगा दीजिए। इसमें ज़्यादा औरों में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो सारे ही गलत हैं। ठीक है, तो शालिनी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल। अगला सवाल है आपका, देखो, अर्थो ही कन्या परकीय एव, खाली स्थान है पंक्तौ छंदसा नाम किम। इस पंक्ति में छंद का नाम बताना है बच्चों। बताइए, फटाफट सोच लीजिए, जो भी आंसर आपका है दिमाग में फटाफट सोच लीजिए और तुरंत लास्ट में देखिए भाई कितने आंसर आपके राइट हो रहे थे। तो देखिए इसमें बताइए, अर्थो ही कन्या में कौन सा आपका छंद होगा, बताइए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये आपकी एक पंक्ति हो जाती है। तो छंद पहचानने के लिए एक आपका सबसे जो आसान तरीका वो है कि वर्ण काउंट कर लो। सबसे पहले इसमें वर्ण काउंट करो, वर्ण कितने हैं, ठीक है, उससे अंदाज़ा लगाएंगे फिर हम। देखो, अर्थो ही में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 वर्ण हैं बच्चों। कितने वर्ण हैं, 11 वर्ण हैं। आप गिन लीजिए अच्छे से आराम से, इसमें 11 वर्ण हैं इस लाइन के अंदर। तो 11 वर्ण वाला आप ये देखेंगे ऑप्शन में आपके कितने ऐसे छंद हैं जिनमें 11 वर्ण, तो इंद्र वज्रा का इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए, शालिनी छंदसी ही कुत्र कुत्र यति भवति। हमारा जो शालिनी छंद है उसमें कहाँ कहाँ पर यति होती है, तो आप अच्छे से समझ लेना। जितनी भी यति हैं, हालांकि हम आपको इसमें बता देंगे लास्ट में, आपको यति के बारे में आपको एक कॉलम बना देंगे जिसमें सारी यति हो जाएंगी। जितने भी मोस्ट आपके छंद हैं उन सबकी यति लिख देंगे हम। आपको याद रख लेना है, इनमें से सवाल आपका बन सकता है। यति कहाँ कहाँ पर होती है, कितने नंबर पर यति होती है। तो सवाल पूछा जा रहा है शालिनी का, तो शालिनी में याद रखना है 4 और 7 पर यति होती है। 4 और 7 पर यति होती है। ऑप्शन में जहाँ भी दिख जाए तुरंत टिक लगा दो, 4 7 पे यति होती है।
तो शालिनी का लक्षण याद करोगे तो उसमें आप देख लो बोल के, तो उससे भी अंदाज़ा लग सकता है। जब आपको लक्षण याद हो जाएंगे तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। जो शालिनी का है तो आप बोल के देखो कहाँ पर थोड़ी सी यति हो रही है, कुछ सेकंड के लिए विराम हो रहा है, वही तो यति होती है। जैसे मातौ गौ चेतु, अब मातौ में माँ 1 2 3 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 पे यति हो रही है, फिर आपकी 7 पे होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, मातौ गौ चेतु शालिनी वेद लोकही। देखो 4 और 7 पे यति हो रही है, आप बोल के भी देख सकते हो, उससे भी अंदाजा लग सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल में। अगला आपका सवाल है, देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा सवाल है बच्चों। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर, हाँ देखिए अब यदि लक्षण याद है तो आप डायरेक्ट फटाफट बोल लोगे, इसमें कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लक्षण होता है इसका भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारही, यकारही ये आप आएगा। यदि आपको लक्षण याद है तो डायरेक्ट आपके सामने यकारही ऐसा अपने आप आ जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, जहाँ भी है फटाफट लगा दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि इसमें यकारो लिखा हुआ है। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, यानी भुजंग प्रयात के अंदर 4 यगण होते हैं लगातार, उसी का नाम भुजंग प्रयात होता है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। द्रुत विलंबित छंदसी प्रत्येक अस्मिन वर्ण चरणे कति वर्णा भवन्ति। द्रुत विलंबित जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं ये आपको बताना है। तो बता दीजिए कितने होते हैं, फटाफट बताइए कितने होते हैं द्रुत विलंबित में। हाँ सोचिए बच्चों, आपका जवाब जल्दी बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है। अगला सवाल है आपका, देखो कितना सुंदर सा सवाल है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजौ। इसमें देखो पंक्तौ छंदसा नाम के, इसमें आपको पंक्ति में छंद का नाम बताना है बच्चों। किसका नाम? छंद का नाम। तो इसमें आप सबसे पहले तो हमने कहा कि वर्ण गिना करो, तो वर्ण गिनिए फटाफट कितने वर्ण हो रहे हैं। तो देखो वर्ण गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें आपके 12 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण हो रहे हैं बच्चों? 12। अब ऑप्शन में देख लीजिए 12 वर्ण वाले कौन से हैं जिसमें आपका ये मिलान हो जाएगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए आपका 12 वर्ण का जो मिल जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम सीधा ही आपको बता देते हैं आंसर। देखिए इसमें द्रुत विलंबित है, कुल मिला के ये आप देख लीजिए, क्योंकि द्रुत विलंबित में आपको द्रुत विलंबित नभौ भरौ, द्रुत विलंबित का लक्षण होता है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। नभौ भरौ, नभ भर यानी नभ भर जाए जल से, नभ और भर। तो पहला इसमें नगण आएगा। यदि स्टार्टिंग में आपको 3 लगातार छोटे मिल रहे हैं तो समझ जाना आपका ये नगण बन जाएगा और इसमें आपका हो जाएगा द्रुत विलंबित। तो ऐसे करके द्रुत विलंबित है। इसमें वियोगनी होगा नहीं, बसंत तल का होगा नहीं, आर्या होगा नहीं इसमें। ठीक है, आर्या तो वैसे ही मात्रिक है, वियोगनी इसमें है नहीं और बसंत तिल का है नहीं इसके अंदर। तो निश्चित रूप से द्रुत विलंबित हो ही रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, हरिणी ही छंदसी कुत्र यति भवति। जो हरिणी आपका छंद है इसमें बतानी है कि कहाँ पर यति होती है। तो इसमें बच्चों यति होती है, आपको याद रखना पड़ेगा 6 4 7 पर, यानी यहाँ पर यति होती है 3 बार। ये यति है 6 नंबर पे यति होती है, फिर 4 पे यति होती है, फिर 7 पे यति होती है। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, जहाँ भी लिख रहा है फटाफट लगा दीजिए आंसर। 6 का आ रहा है इसमें, देखो 6 4 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 4 7 पे यति हो जाती है हरिणी के अंदर। अब लक्षण बोलोगे तो आपको अंदाजा लगेगा 6 पे यति रहते हैं हम, 4 पे होती है, फिर 7 पे होती है। ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात है नहीं, तो आराम से आप याद रख सकते हैं ये। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है आपका, के गण है त्रिगुरु भवति, यानी ऐसा कौन सा गण है जिसमें 3 ही गुरु होते हैं ऐसे। तो याद रखना है ऐसा 3 गुरु वाला आपका मगण होता है, और 3 जिसमें नगण ऐसे आई ये आपका नगण होता है। ये आपका मन हो गया तो पढ़ लीजिए, तो आपका मन बन जाता है। तो इसमें बताइए आपका मगण कहाँ लिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मगण में आपकी ये ट्रिपल एस बनते हैं 3 गुरु, और कहीं बनते ही नहीं है 3 गुरु। और नगण की बात होती है तो इसमें 3 छोटे बनते हैं ऐसे ट्रिपल आई।
ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, स्रग्धरा छंदसी ही कति वर्णा भवंती। जो स्रग्धरा छंद है हमारा, उसमें कितने वर्ण होते हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो कि इसमें सबसे ज़्यादा वर्ण हैं आपके, जो भी आपको हमने इससे पहले बताया उनमें। तो इसमें आपके 21 वर्ण होते हैं बच्चों। कितने वर्ण होते हैं? 21, क्योंकि इसमें जो यति होती है वो 7 पर होती है 3 बार, तो 7 के 21 वर्ण हो जाते हैं। ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा लो, यति याद है तब भी आप अंदाज़ा लगा के राइट कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा 21। कितना होता है? 21, क्योंकि 19 जो होता है वो तो शार्दुल विक्रीड़ता का होता है, तो ये ऑप्शन गलत। इसके बाद में 17 होता है मंदाक्रांता, उसका शिखरणी का होता है, वो भी गलत। इसके बाद में 14 वसंत तिलका का है, तो ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है आपका, देखिए यहाँ से देखेंगे, छंदसाहा चतुर्थ अंशः भवति। छंद का जो चतुर्थ अंश है वो क्या कहलाता है? छंद का जो चतुर्थ अंश होता है उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन आप देख करके बताना है। क्या उसको मात्रा कहते हैं? नहीं। पाद कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, करेक्ट है। पाद को हम चरण भी कहते हैं, ठीक है। जो छंद का चतुर्थ अंश होता है, जैसे कि 4 है तो इसका एक अंश जो है उसको हम कहेंगे पाद या चरण, ठीक है। पाद या चरण उसको हम कहते हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, देखिए बहुत ही सीधा सा है। त्रयाणाम वर्णानाम समूह भवति। 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? बताइए फटाफट। 3 वर्णों से मिलकर के क्या बनता है? जैसे क म ल, यानी कमल एक शब्द है, 3 वर्ण हैं इसमें, तो 3 वर्णों से मिलकर के गण बनता है, यानी 3 वर्णों से मिलकर एक गण बन जाता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कोई भी 3 वर्ण हो सकते हैं, उनसे मिलकर गण बनता है। अगला सवाल, तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि सेकंड लास्ट सवाल है आपका। देखिए यहाँ से, अनुस्वार युक्त वर्णम भवति। जो अनुस्वार से युक्त वर्ण होता है, जैसे कि हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, रामम। अब यहाँ पर अनुस्वार से युक्त वर्ण कौन सा है बताइए? तो यहाँ अनुस्वार से युक्त वर्ण ये है आपका। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो है वो होता है, क्या होता है? दीर्घ होता है, दीर्घ होता है ना, बिल्कुल होता है। गुरु होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि दीर्घ और गुरु तो एक ही बात है, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। तो ए और बे आपका राइट आंसर होगा। लघु होता नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ए और बे, यानी कि दीर्घ और गुरु एक ही बात है। तो ये आपका अनुस्वार की वजह से दीर्घ हो जाता है, ठीक है, अनुस्वार वाला। एक लास्ट सवाल और है आपका। चलिए लास्ट सवाल है, तो चलिए बच्चों लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं। गण सूत्र है प्रथम है गण है अस्ति। यानी गण सूत्र में प्रथम गण कौन सा है? जो हमारा गण सूत्र है, गण सूत्र कौन सा है? ये माता राज भान सलगा। ये माता राज भान सलगा। इसमें आपको बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा गण बनता है। तो ये पहले नंबर पे जो है लिखा हुआ वही पहला गण बनेगा। तो ये गण बनता है, ऑप्शन में है, तो वही आपका राइट आंसर होता है, ये गण, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देखा, आपको छंद से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपकी हमने यहाँ पर बताई। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यति वाला। देखो बच्चों इसमें यति है, तो इसमें फ्रेंड्स यति के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना अच्छे से, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो देखो यहाँ पर आपको हमने छंद बताए, कुछ जो विशेष छंद हैं उसमें बताया कि यति कहाँ कहाँ पर होती है। शालिनी के अंदर आपको 4 और 7 पे यति होती है। हरिणी के अंदर आपकी 6, 4, 7 पे यति होती है। शिखरणी के अंदर आपकी 6 और 11 पे यति होती है। मंदाक्रांता के अंदर आपकी 4, 6, 7 पे यति होती है। शार्दूल के अंदर आपकी 12, 7 पे यति होती है। और स्रग्धरा में आपके 7, 7 पर यति होती है। तो ये आपका यति का जो मामला है इसको याद रख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। स्क्रीनशॉट लेके देख लो अच्छे से आप इसको, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आपका सीधा सीधा बन जाता है। ऐसे करके देखो दोस्तों, आज का हमारा छंद का टॉपिक पूरा हो जाता है। आप यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, और डेली के हिसाब से आपको टेस्ट लिंक मिलते रहेंगे। हम आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर लेंगे, और जो भी मैटर रहेगा उसको हम यहाँ पर आपके वीडियो के माध्यम से हम चैनल पर भी उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। फिर आपको इससे भी और अच्छा वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। जो भी इसमें आपके लिए हम अच्छा दे पाएंगे वो हम पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सुनो, मैं आप सबका तो लखनलाल माली। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स, धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।